भारतीय फौज के चीफ अनिल चौहान पर इस्तीफे का दबाव क्यों, उन्होंने सीडीएस हैं वो, उन्होंने क्या कहा, वहाँ सिंगापुर शंग्रीला जो डायलॉग हो रहा है उस पर हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, दिफाई तजज़ियाकार, उनसे बात करते हैं इस पर। एयर मार्शल साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा सीडीएस अनिल चौहान, वो वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की हैं और रॉयटर्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो काफ़ी वहाँ इंडिया में कंट्रोवर्शियल हो चुका है और वहाँ पे उन पे दबाव बढ़ रहा है कि प्रावन सानी है, बहुत वैलिड और रिस्पेक्टेबल वो डिफेंस एनालिस्ट हैं, खुद भी फौज में रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनका इतराफ़ जो है अनिल चौहान का कि हमारे तैयारे गिरे हैं और 2 दिन इंडिया की फ़िज़ाइया ग्राउंडेड रही है, ये काफ़ी है उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए। और इसके अलावा जो कांग्रेस के सदर हैं अर्जुन खागरे, मलिक अर्जुन खागरे, उन्होंने भी ये कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वहाँ की एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंडेड रही है। ये आप समझते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट नहीं है जो ये इतराफ़ आया वहाँ से कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनकी एयरफोर्स को 2 दिन तक के लिए ग्राउंडेड कर दिया? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल जी, ये बहुत एक सीरियस चीज है और वो भी फ्रॉम द टॉप जर्नल अगर इस तरह की बात एक्सेप्ट की गई है जो कि उन्होंने की है इंटरव्यू में। 2-3 चीजें बड़ी नुमायां थी उनके इंटरव्यू में और उसके ऊपर आई एम श्योर बहुत ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा इन्हें और इसको देखा भी जाएगा कि क्या वजह थी कि ये जो चीजें सीडीएस साहब ने बताई हैं इनकी हकीकत क्या है। देखिए, पहली चीज तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि जी जहाज गिरे हैं, लेकिन ये नहीं हमें देखना चाहिए कि जहाज कितने गिरे हैं, ये देखना चाहिए कि वाई। सो ये वाई वाला पार्ट जो होता है ये जंग के दौरान वाई वाला पार्ट नहीं देखा जाता, ये वाई वाला पार्ट देखा जाता है पीस टाइम में और जब जंग खत्म होती है तो उसके बाद उसका एनालिसिस होता है। अभी तो जंग हो रही थी तो उसके दरमियान अगर ये वाई देखने लग गए इसका मतलब है दे वो सम सीरियस इशू। और वो सीरियस इशू क्या था? देखिए, उनके पहले दिन ही अगर 6 तैयारे गिर गए पहले आधे घंटे में, और वो भी उनमें से 3 जो उनके हाईटेक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे राफेल, जिनके ऊपर उन्होंने ये वाई वाला पार्ट जब आंसर उन्होंने किया था 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारी राफेल होते। जो है वो, हाँ जी, हम जो है उसका नतीजा डिफरेंट होता। तो उसका वो भी आ गए। वाई वाला पार्ट क्या तलाश कर रहे हैं उसको? तो मैं ये समझता हूं और अपने ठीक। एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, एक तो ये कि उन्होंने जो उनके तैयारी गिरे हैं उन्होंने किसी ना किसी पे ब्लेम गेम करनी है। उन्होंने कहा कि जी ये फ्रांस का इशू था, फ्रेंच टीम भी आई इमीडिएटली और उसका मतलब फ्रेंच टीम को आना जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उनके जहाज गिरे हैं और वो ये देखने के लिए आए कि मसला क्या है। और वो मसला वही था कि जहाज गिरने के बाद इन्होंने उन्हें ग्राउंड कर दिया और पीछे ले गए। अब इशू क्या है? इशू ठीक है। तकनीकी तौर पे वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक मिटियोर के साथ और जो उनका जो ईसीएम स्वीट है, स्पेक्ट्रा जो दुनिया का बेहतरीन स्वीट है, और जो वेपन्स उसमें लगे हुए थे उसके बावजूद उसने उस मिसाइल्स को PL-15 को डिसीव क्यों नहीं किया? और ये कैसे हो गया कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने फ्रेंच की जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको मार दिया? तो ये तहकीक वो करने आए। तो मसला जो असल में था वो पायलट्स का था, ट्रेनिंग का था, जो कि फिर फ्रेंच वालों ने बताया है। ठीक। और उसमें 2 इश्यूज हो सकते तो हैं आप 2 जो दिन मेरी नजर। में, तो उसमें अगर ये ट्रेनिंग का मसला था तो 2 दिन में उन्होंने ट्रेनिंग का मसला हल कैसे कर लिया और दोबारा फिर वो कह रहे हैं कि हम हवा में आ गए और हमने टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर हिट किए? तो ट्रेनिंग तो नहीं था इनका, कोई कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उनका जो पाकिस्तान मल्टी रोल एक ऑपरेशन का सिस्टम बनाया है, कमांड एंड कंट्रोल का, जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल की गई है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम भी साथ लिंक्ड है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी लिंक्ड है, जो लैंड के हमारे वो हैं रेडार्स वो भी साथ कनेक्टेड हैं। तो उसमें उसकी वजह से जो हमने ब्लाइंड किया उनके पायलट्स को, उसको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया 2 दिन में? जी देखिए, एक तो ये इशू जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका जो सिस्टम था राफेल वाला वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम था। उनकी नेटवर्किंग नहीं हुई थी बाकी रशियन सिस्टम के साथ जो फ्लाई कर रहे थे और डाटा लिंक की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो स्टैंड अलोन सिस्टम जब भी ऑपरेट कर ठीक। रहा होता है उसके बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, उसकी बड़ी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग बड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से अगर आप हवा में हैं तो आपको सेकंड्स जो हैं वो काउंट करते हैं। तो वो मिसाइल अगर आपने टाइम पे लॉन्च नहीं किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और एनिमी अगर आपने टाइम पे नहीं किया, तो फिर दूसरा जो आपका दुश्मन है वो आपको मार देगा। और ऐसा ही हुआ उनके साथ।
दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि तो वो क्या मुमकिन है? राफेल को जब लेकर आए तो उस वक्त उन्होंने वेपन भी कैरी किए हुए थे, जिनमें एयर टू ग्राउंड यानी कि वो मिसाइल भी थे जो उन्होंने हमारे एहदाफ पे मारे, जिन्हें स्काप कहते हैं, वो बड़ा हैवी मिसाइल होता है। और उसके साथ उन्होंने मिसाइल भी दूसरे लगाए हुए थे जिनसे उन्होंने एयर टू एयर रोड में जाना था। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है मगर समझने वाली चीज है कि जब जहाज में इतना हैवी बॉम्ब लगा हो या कोई स्काप टाइप मिसाइल लगा हो जो उन्होंने इस्तेमाल किए राफेल ने, तो वो जहाज बहुत हैवी हो जाता है, उसकी मैनूवरिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और उसको एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा वाले रोल में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सलाहियत चाहिए। और क्योंकि उस वक्त आपका जो फोकस होता है वो ये होता है कि आपने टारगेट पे बॉम्ब गिराना है और आपके ठीक है, जहाज को दूसरे ठीक है, जहाज प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो ये ठीक है। समझने की आमिर साहब, जरूरत है, तो उस एक लिहाज एक से खबर आई थी शायद उस वक्त, खबर आई थी जी कि जी राफेल उन्होंने ग्राउंड कर दिए और बाकी एयरफोर्स उन्होंने अप कर लिए दोबारा। और अभी जो सीडीएस की जो स्टेटमेंट है अनिल चौहान साहब की, क्या ये हाफ ट्रूथ है इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद हमने दोबारा हम हवा में आ गए? तो क्या राफेल के बगैर, क्योंकि आपने कहा राफेल स्टैंड अलोन सिस्टम था, उनके इंटीग्रेटेड उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ था बाकी सिस्टम में जो रशियन था, तो बाकी उनके एयरफोर्स इंटीग्रेटेड थी, उनके जहाज, उनके प्लेटफॉर्म। तो ये मुमकिन है कि राफेल उन्होंने सारे ग्राउंड कर दिए हों और बाकी एयरफोर्स को वो हवा में ले आए हों? बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है। उनका राफेल का इस्तेमाल मेरा ख्याल में पहले दिन के बाद नहीं हुआ। उन्होंने जो पहले दिन के बाद जो 2 दिन है वो यूएवी से इस्तेमाल करते रहे, और तीसरे दिन 10 की सुबह या ठीक है, 9 की रात को जो उन्होंने हमला किया उसमें ज्यादातर सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल थे या एयर लॉन्च ब्राह्मोस मिसाइल थे जो वो Su-30 से लॉन्च करते हैं ब्राह्मोस। तो अगर आप देखें तो वो ज्यादातर जो उन्होंने हमारी बेसिस पे मिसाइल मारे वो ब्राह्मोस मिसाइल्स थे। और उसका ठीक इस्तेमाल है, हुआ। शाहजो नादिर ही मुझे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कोई स्काप मिसाइल जो है वो किसी टारगेट पे आके नहीं लगा। ये स्काप मिसाइल जो है ये पहले वाले दिन इन्होंने जरूर इस्तेमाल किए, और वो राफेल के जरिए ही मतलब वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चीज, एक चीज ठीक है, नजर आई। दूसरी जो चीज अगर मैं समझता हूँ सीडीएस के जो बातें हैं उनमें एक डिसजॉइंटनेस नजर आई बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। और ये चीज अगर आप जी, उनके एयर चीफ की भी बातों में देखें या एयर चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें भी नजर आती है वाजे तौर पे कि गवर्नमेंट ने एयरफोर्स को उतना केपेबल नहीं किया पुलवामा के बाद से कि वो ठीक किसी है, किस्म के ठीक है। इफेक्ट्स आमिर क्रिएट साहब, कर मेरा सके। मेरा मैं सवाल मेरा अभी मौजूद है, सिर्फ वो मुख्तसरन बता दीजिए, क्या आपके ख्याल में सीडीएस अनिल चौहान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए इस एतराफ़ के बाद? आप एक प्रोफेशनल के तौर पे मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जी, मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस देखें जिस तरह से उन्होंने इतराफ किया है कि एक टेक्निकल, और उन्होंने बात उसको टेक्टिकल लेवल पे बिठा दी कि ये टेक्टिकल लेवल का इशू था, क्योंकि ये जिस लेवल पे है वो एक ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल या ऑपरेशनल लेवल से ऊपर समझा जाता है। तो उन्होंने वो जिम्मा लगा दिया है एयरफोर्स का, या एयरफोर्स के नीचे जो इंजीनियर्स होते हैं उनका, एक किस्म का उनके ऊपर उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग कर दी है अपने आप को बयूज जिम्मा करने के लिए। लेकिन ये लीडरशिप का काम होता है कि ठीक, इस तरह का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि अगर जहाज ग्राउंडेड हो जाए तो उसमें लीडरशिप हैज टू टेक द ब्लेम ठीक, एंड दे शुड मस्ट रिजाइन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिरी में सवाल में आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि दो एक सवाल पाकिस्तान में उठ रहा है कि 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंडेड रही इंडिया की। उन 2 दिन में पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका था कि वो जहां चाहते जो कार्रवाई करना चाहते वो कर लेते, पाकिस्तान की एयरफोर्स ख़ास तौर पे। क्यों नहीं किया हमने? उस 2 दिन के मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? जी, ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है मेरे ख्याल में। और ये प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है वो लीडरशिप देख रही होती है, मिलिट्री भी और पॉलिटिकल भी लीडरशिप, कि उस वक्त क्या मामलात थे कि हमने इमीडिएटली रिएक्ट क्यों नहीं किया। जबकि पुलवामा में हमने 48 घंटों के अंदर अंदर एक जवाब दिया था, तो हम शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी जवाब जल्द आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ जो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक, मुझे कोई ऑप्स रूम के अंदर की खबर तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो जाती तजर्बा है एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि एयरफोर्स ने 6 जहाज गिरा दिए थे, तो हमें पहले दिन में एक एसेंडेंसी थी। हमने एक किस्म का मैदान मार लिया था, और हमारा जो एयर सुपीरियोरिटी है वो कायम हो गई थी, और हमने उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि जितना उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था। और मैं समझता हूँ कि शायद एयरफोर्स के लिहाज से भी और मिलिट्री के लिहाज से भी हमने ये समझा कि हमने वो जो एक मार्का था, जो 120 जहाजों का मार्का था, वो हमने जीता है।
और इंडिया को एक बहुत गहरी जी जरब लगाई है और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये समझते हुए आगे उन्होंने ठीक है। रेस्ट्रेन शो किया हो और वो गैप दिया हो, ठीक मगर है, ऑफेंसिव किया जा डिफेंस सकता। पाकिस्तान ने उसको कहा। लेकिन एक बात है कि मुसलसल उन 2 दिनों में पाकिस्तान ये कहता रहा कि यूएन के आर्टिकल 51 के तहत हम अपने दिफा के हम अपने ऊपर हमले रखते, के जवाब में हमला करने का हक रखते हैं। तो वो तो बिल्कुल कहता रहा सही। पाकिस्तान। जी, वो बात थी, वो हमारे हाथ में था, लेजिटिमेट तरीके से भी और मॉरल हाई ग्राउंड्स भी हमारे पास थे कि हम उनके ऊपर एक मतलब रिस्पांस दे सकते थे उस टाइम पीरियड में भी। ठीक ठीक है। और डेफिनेटली ये जिस तरह मौ- डाउन हुए हैं जहाज, अगर उस वक्त जर्ब लगाते तो बहुत इनके ऊपर बहुत ज्यादा इनका नुकसान हो सकता था और स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत लेवल हाई एस्केलेशन भी हो सकती थी। तो ये लीडरशिप का ठीक। एक विजिबिलिटी ज्यादा होती है। उन्होंने ये डिसाइड किया और उन्होंने सोचा होगा कि उनके ऊपर ऑलरेडी काफी हम डैमेज कर चुके हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने फर्दर उसको एस्केलेशन ना की हो। बहुत शुक्रिया मार्शल रिटायर्ड अमर मसूद साहब हमसे बात करने का। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल ऑपरेशन सिंदूर क्या जारी है। ये भारत की जो आबी जारियत है, दरिया चनाब का पानी आज उन्होंने कम कर दिया, बहुत ज़्यादा, तकरीबन बंद ही कर दिया। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, कश्मीर में भी दहशतगर्दी के बारे में बात हो रही है, और साथ साथ भारत की आबी जारियत भी जारी है। और इसको कहा जा रहा है कि ये पॉज है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था। और इस पॉज के मुताबिक अभी पॉज के दौरान ही बहुत सारी, जो मैंने आपको बताया, चीज़ें चल रही हैं। और गुज़िश्ता रोज़ दरिया चनाब में पानी की आमद पाकिस्तान की तरफ 44,800 क्यूसेक थी वापस राय के मुताबिक, और आज ये कम, इसमें से 30,000 कम हो गई है, 37,000 कम हो गई है, और अब ये सिर्फ रह गई 7,200 क्यूसिक। सिर्फ 7,200 क्यूसिक पानी इस वक्त दरिया चनाब में आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि इंडिया पानी वहाँ से बंद कर रहा है और पाकिस्तान के साथ पंगा कर रहा है। इस पर कल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शंग्रीला डायलॉग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरह वाज़ेह किया, इतना वाज़ेह तौर पर जब ये कह दिया गया है कि इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि ये जंग का अमल होगा, फिर भी इंडिया बाज नहीं आ रहा है। इंडिया को पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है, पूरी दुनिया बता रही है, यूनाइटेड नेशंस बता रहा है, अमेरिका बता रहा है, चाइना बता रहा है, यूके बता रहा है, बहुत सारे और ममालिक भी इंडिया को बता रहे हैं कि आप इस रास्ते पे ना चलें, क्योंकि ये रास्ता ख़तरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है कि अपर स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो दरिया चलते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है पूरी इंसानियत के लिए, उसमें तमाम का हिस्सा होता है। और इंडिया इस तो पूरे आबी निज़ाम में जो हिमालय और काराकोरम से निकलता है, इसमें मिड स्ट्रीम है, वो अपर स्ट्रीम नहीं है, डाउन स्ट्रीम भी नहीं है। डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान है जिसका हक है पूरा और उसको मिलना चाहिए। लेकिन मिड स्ट्रीम में होकर अगर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान का हक रोक लेगा, तो उसे चीन की तरफ से ये याद दहानी करवाई गई है कि आपकी आबादी 1.5 अरब है और आपके पानी का इन्हिसार अपर स्ट्रीम पर है। अपर स्ट्रीम किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। और चीन ने बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो चीन इंडिया का पानी बंद करेगा। और इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए, इंडिया की इंटेलिजेंसिया को सोचना चाहिए कि वो अपनी इस इंतहा पसंद लीडरशिप को कुछ लगाम डालें ताकि इस खित्ते में अमन हो और हम आगे बढ़ सकें।